अध्याय 14। कुछ समय के लिए सर नाइजल बहुत उदास और मायूस थे। भौहें झुकाए और नजरें अपनी जीन की मोहरी पर टिकाए। एड्रिक्सन और टरलेक उनके पीछे सवार थे, इससे थोड़े ही बेहतर हाल में, जबकि फोर्ड, एक लापरवाह और हल्के दिल वाला युवक, अपने साथियों की उदासी पर मुस्कुराता और अपने मालिक का भारी भाला घुमाता, दाएं और बाएं निशाने लगाता, जैसे वह दुश्मनों की भीड़ से लड़ता कोई महानायक हो। हालांकि सर नाइजल ने अपनी जीन में पीछे मुड़कर देखा, फोर्ड तुरंत उतना ही सख्त और अकड़ा हुआ हो गया जैसे उसे लकवा मार गया हो। चारों अकेले सवार थे, क्योंकि तीरंदाज सड़क के एक मोड़ से गुजर चुके थे। हालांकि एलेन अब भी उनके मार्च की भारी खटखट सुन सकता था, या पत्तीरहित शाखाओं की उलझन के बीच फौलाद की चमक की एक झलक पकड़ सकता था। मेरे साथ साथ सवार हो दोस्तों, मैं तुमसे विनती करता हूँ, क्योंकि जब से तुम्हें मेरे साथ जंग में चलना अच्छा लगा, यह ठीक हो कि तुम जानो कि तुम मेरी सबसे अच्छी सेवा कैसे कर सकोगे। मुझे संदेह नहीं, तेरलेक, कि तुम एक बहादुर पिता के योग्य बेटे साबित होगे, और तुम, फोर्ड, अपने पिता के, और तुम, एड्रिक्सन, कि तुम उस पुराने घराने का ध्यान रखते हो जिससे सब जानते हैं कि तुम आते हो। और पहले मैं चाहूंगा कि तुम अपने दिमाग में बहुत पक्के तौर पर रखो कि हमारा प्रस्थान किसी भी तरह लूट पाने या फिरौती वसूलने के लिए नहीं है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि हमें वह भी मिले। हम फ्रांस जाते हैं, और वहां से मुझे स्पेन की उम्मीद है, एक ऐसे मैदान की विनम्र तलाश में जहां हम तरक्की और शायद महिमा का कोई छोटा सा हिस्सा जीत सके। इस मकसद के लिए मैं चाहूंगा कि तुम जानो कि मेरा रिवाज है कि कोई भी मौका खोने न दूं जहां किसी भी तरह से सम्मान पाया जा सके। मैं चाहूंगा कि तुम इसे अपने दिमाग में रखो, और बड़ा ध्यान दो कि तुम मुझे सब कार्टेलों, चुनौतियों, अन्यायों, अत्याचारों, बदनामियों और युवतियों के साथ अन्याय की खबर लाओ। नहीं कोई मौका इतना छोटा है कि उस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि मैंने ऐसी छोटी चीजों को, जैसे किसी दस्ताने का गिरना या रोटी के टुकड़े की फेंक, जब अच्छी तरह और पूरी तरह से आगे बढ़ाया गया, एक बहुत ही कुलीन भाला प्रतियोगिता तक ले जाते देखा है। लेकिन एड्रिक्सन, क्या मैं एक सवार को नहीं देखता जो नीचे वाले जंगल में उस सड़क पर सवार है? शायद अच्छा हो कि तुम मेरी तरफ से उसका अभिवादन करो। और अगर वह कुलीन खून का हो, तो शायद वह मेरे साथ धक्कों का आदान प्रदान करना चाहे। फोर्ड ने अपने रकाब में खड़े होकर और अपनी आंखों को छाया देकर कहा, क्यों मेरे स्वामी, यह तो बूढ़ा हॉब डेविडसन है, मिल्टन का मोटा मिल मालिक। आह, तो सचमुच ऐसा ही है। लेकिन रास्ते के मौकों को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसी बढ़िया प्रतियोगिताएं नहीं देखी जितनी ऐसी आकस्मिक मुलाकातों से मिलती है, जब सवार खुद को आगे बढ़ाने को तैयार हो। मुझे अच्छी तरह याद है कि रेंस शहर से 2 लीग दूर मैं फ्रांस के एक बहुत बहादुर और विनम्र सवार से मिला, जिसके साथ मेरी 1 घंटे से ऊपर तक विनम्र और बहुत सम्मानजनक प्रतियोगिता रही। मुझे हमेशा यह दुख रहा कि मुझे उसका नाम नहीं मिला, क्योंकि उसने मुझ पर एक गधे से वार किया और मेरे कुछ बात करने की हालत में होने से पहले अपने रास्ते चला गया। लेकिन उसके चिन्ह एक आइजोर पट्टी के ऊपर एक आइल्यूरियन थे। ऐसे ही एक मौके पर मुझे लायोन डी मॉन्टकोर्ट ने कंधे में भाला मारा था, जिससे मैं लिबर्न और बोर्डो के बीच की सड़क पर मिला था। मैं उससे बस एक बार मिला, लेकिन मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा जिसके लिए मैं ज्यादा प्रेम और सम्मान रखता हूँ। और ऐसे ही स्क्वायर ले बर्ग कैपिलेट के साथ, जो एक बहुत बहादुर कप्तान होता अगर वह जीवित रहता। तो वह मर चुका है। अफसोस।
यह मेरा दुर्भाग्य था कि मैंने उसे एक झड़प में मार डाला जो टार्ग्स की बस्ती के पास एक मैदान में छिड़गरू। मुझे याद नहीं कि यह चीज कैसे हुई, क्योंकि यह प्रिंस की लैंडग्रॉक के रास्ते की सवारी के साल में था, जब बैरियरों पर बहुत बढ़िया झड़पें होती थी। सेंट पॉल की कसम, मैं नहीं सोचता कि कोई सम्माननीय सवार तरक्की का इससे बेहतर मौका मांग सकता है जितना सेना के आगे सवार होकर नारबन्ने या बरगरक या मोंट डिस्कार के फाटकों तक जाने से मिल सकता था, जहां कोई विनम्र सज्जन हमेशा तैयार खड़ा रहता था कि वह करे जो तुम्हारी इच्छा पूरी करे या तुम्हारी शपथ का बोझ हल्का करे। वेंटडोर में ऐसे ही एक ने मेरे साथ सूर्योदय और दिन निकलने के बीच 3 कोर्स दौड़े, अपनी महिला के बड़े गौरव के लिए। और क्या आपने उसे भी मार डाला, मेरे स्वामी? फोर्ड ने श्रद्धा से पूछा। मैं कभी जान सका, क्योंकि उसे बैरियर के भीतर ले जाया गया, और जैसे कि मेरे टांग की हड्डी टूट गई थी, मेरे लिए सवारी करना या खड़ा होना भी बड़ी मुश्किल था। फिर भी स्वर्ग की दया और वीर सेंट जॉर्ज की पवित्र हिमायत से मैं पॉक्टियर्स की भीड़ में अपने चार्जर पर बैठ सका, जो उसके बहुत लंबे समय बाद नहीं था। लेकिन हमारे सामने यह क्या है? एक बहुत सुंदर और शिष्ट युवती, या मैं गलती कर रहा हूँ? यह सचमुच एक लंबी और हट्टी कट्टी देहाती लड़की थी। उसके सिर पर पालक पत्तियों की टोकरी और एक बाह के नीचे एक बड़ा बेकन टुकड़ा दबाया हुआ। उसने घबराते हुए एक कर्टसी की जब सर नाइजल ने अपनी मखमली टोपी अपने सिर से हटाई और अपने बड़े चार्जर की लगाम खींची। भगवान तुम्हारे साथ हो, सुंदर युवती। डरो मत, मेरी सुंदर युवती, बल्कि बताओ अगर शायद एक गरीब और बहुत नाचीज नाइट किसी भी तरह तुम्हारी सेवा कर सके। अगर ऐसा हुआ कि तुम्हारे साथ बुराई की गुरु है, तो शायद मैं तुम्हारे लिए न्याय पा सकूं। अरे नहीं दयालु सर, उसने जवाब दिया, अपने बेकन को और कसकर पकड़ते हुए, जैसे इस शूरवीर पेशकश के नीचे उस पर कोई साजिश छिपी हो। मैं किसान आर्नल्ड की दूध दुहने वाली लड़की हूँ, और वह उतना ही दयालु मालिक है जितना दिल चाह सकता है। यह अच्छा है। मैं चाहूंगा कि तुम ध्यान रखो कि विनम्र शिष्टाचार, जैसा कि बहुत से झूठे नाइटों का घटिया रिवाज है, केवल ऊंचे दर्जे की युवतियों को नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि कोई औरत इतनी विनम्र नहीं है कि एक सच्चा नाइट उसकी अन्याय की कहानी सुने। लेकिन यहाँ एक सवार आता है जो सचमुच जल्दी में है। शायद अच्छा हो कि हम उससे पूछे कि वह कहाँ जा रहा है, क्योंकि हो सकता है वह ऐसा हो जो शौर्य में खुद को आगे बढ़ाना चाहता हो। ठंडी सख्त हवासहती सड़क उनके सामने एक छोटी घाटी में उतरी और फिर दूसरी तरफ झाड़ीदार ढलान पर बल खाती हुई दुबले चीड़पेड़ों के बीच खो गई। दूर तनों की काली रेखाओं के बीच फौलाद की तेज चमक निशान लगाती थी कि कंपनी कहाँ अपने रास्ते पर थी। उत्तर में पेड़ों का देश फैला था, लेकिन दक्षिण में दो उभरी हुई पहाड़ियों के बीच समुद्र की ठंडी धूसर चमक की एक झलक पकड़ी जा सकती थी, दूर क्षितिज पर एक गैली पाल के सफेद धब्बे के साथ। यात्रियों के ठीक सामने एक सवार अपने घोड़े को ढलान पर जोर दे रहा था, कोड़े और एड़ से हाँकता हुआ, जैसे कोई जो एक तयशुदा मकसद से सवारी कर रहा हो। जैसे ही वह खड़खड़ाता ऊपर आया, एलेन देख सकता था कि रोअन घोड़ा धूल से धूसर और झाग से धब्बेदार था, जैसे उसने कई मील पीछे छोड़े हों। सवार एक सख्त चेहरे वाला आदमी था, कठोर मुंह और सूखी आंखों वाला। उसकी बगल में एक भारी तलवार झनकारती और उसकी जीन की मोहरी पर लिनन में लिपटा एक सख्त सफेद बंडल संतुलित। राजा का संदेशवाहक, वह चिल्लाया जब वह उनके पास आया। राजा का संदेशवाहक, राजा के अपने आदमी के लिए रास्ता खाली करो। इतनी जोर से नहीं, दोस्त।
मैं खुद 30 साल या उससे ज्यादा से राजा का आदमी रहा हूँ, लेकिन मेरा रिवाज नहीं कि एक शांतिपूर्ण सड़क पर इसके बारे में चिल्लाऊं। मैं उसकी सेवा में सवार हूँ और मैं वह ले जाता हूँ जो उसका है। तुम अपने जोखिम पर मेरा रास्ता रोकते हो। फिर भी मैंने राजा के दुश्मनों को उसके नाम पर सवारी करते देखा है। गंदा शैतान रोशनी के परिधान के नीचे छिप सकता है। हमें तुम्हारे मिशन का कोई चिन्ह या अधिकार पत्र चाहिए। तो मुझे रास्ता काटना पड़ेगा, अजनबी चिल्लाया, अपना कंधा घुमाकर और अपने हत्थे पर हाथ रखकर। मुझे राजा की सेवा पर हर आवारा नहीं रोक सकता। अगर तुम कुलचिह्नों और कोटारमर के सज्जन हो तो मुझे तुम्हारे साथ इस मामले में आगे बढ़ने में बहुत खुशी होगी। अगर नहीं तो मेरे पास 3 बहुत योग्य स्क्वायर हैं, जिनमें से कोई भी इस चीज को अपने ऊपर ले लेगा और बहुत सम्मानजनक तरीके से तुम्हारे साथ इस पर विचार करेगा। वह आदमी एक से दूसरे पर गुस्से से देखता रहा और उसका हाथ अपनी तलवार से हट गया। तुम मुझसे चिन्ह मांगते हो। यह रहा तुम्हारे लिए चिन्ह, क्योंकि तुम्हें एक चाहिए ही। जैसे ही वह बोला उसने अपने सामने की चीज से ढक्कन हटाया और उनके आतंक को दिखाया कि यह एक ताजा कटी हुई इंसानी टांग थी, भगवान के दांत की कसम। तुम मुझसे पूछते हो कि क्या मैं कुलचिह्नों का आदमी हूँ, और यह ऐसा ही है, क्योंकि मैं लिंडहर्स्ट के वर्डरर के दरबार का अफसर हूँ। यह चोर टांग मिल्टन में लटकानी है और दूसरी पहले से ब्रोकनहर्स्ट में है, एक चिन्ह के रूप में सब आदमियों के लिए कि हिरनमांस की पेस्टी का बहुत शौकीन होने का क्या अंजाम होता है। धत, सड़क की दूसरी तरफ से गुजरो भाई, और हमें अपनी हवा से बचाओ। हम अपने घोड़े दुल्की चलाएंगे मेरे दोस्तों, इस सुहानी घाटी में, क्योंकि आर लेडी की कसम। ऐसे दृश्य के बाद भगवान की ताजा हवा की एक सांस बहुत स्वागत योग्य है। हमने एक बाज फंसाने की उम्मीद की, लेकिन हमने एक मुर्दार कौवा जाल में पकड़ लिया। माफ हो। लेकिन ऐसे आदमी है जिनके दिल सुअर की खाल से भी सख्त है। मेरे लिए, मैंने जंग का पुराना खेल तब से खेला है जब से मेरी ठुड्डी पर बाल थे, और मैंने एक दिन में 10,000 बहादुर आदमी अपने चेहरे आसमान की तरफ किए देखे हैं, लेकिन मैं उसकी कसम खाता हूँ जिसने मुझे बनाया कि मैं कसाई का काम बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फिर भी मेरे न्यायप्रिय स्वामी, जो मैं सुनता हूँ, फ्रांस में बहुत सा ऐसा शैतानी काम हुआ है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। लेकिन मैंने हमेशा देखा है कि मैदान में सबसे आगे वे होते हैं जो किसी कैदी के साथ बुराई करने को तुच्छ समझे। सेंट पॉल की कसम। दरार पार करने वाले वे नहीं होते जो शहर को लूटते हैं, बल्कि वे सुस्त बदमाश जो तब भीड़ लगाकर आते हैं जब उनके लिए रास्ता साफ कर दिया गया हो। लेकिन पेड़ों के बीच यह क्या है? यह आर लेडी का तीर्थ है, टरलेक ने कहा, और एक अंधा भिखारी जो वहां पूजा करने वालों के दान पर जीता है। एक तीर्थ? तो आओ एक प्रार्थना करे। बेनेडिक्टस डोमिनस ड्यूस म्यूस की डोसेट मानुस मियाज एड प्रोइलियम एट डिजिटोस म्यूस एड बेल्ला। यह एक कुलीन प्रार्थना है, और यह मुझे खुद कुलीन चांडोस ने सिखाई थी। लेकिन तुम्हारा क्या हाल है पिताजी? मुझे लगता है मुझे तुम पर दया करनी चाहिए, यह देखकर कि मैं खुद ऐसे आदमी की तरह हूँ जो सिन की खिड़की से देखता है जबकि उसके पड़ोसियों के पास साफ क्रिस्टल हो। फिर भी, सेंट पॉल की कसम, उस आदमी के बीच एक लंबा फासला है जिसके पास सिन की खिड़की है और उसके बीच जो हर तरफ से दीवारों में बंद है। अफसोस। न्यायप्रिय सर, अंधे बूढ़े आदमी ने चिल्लाकर कहा, मैंने स्वर्ग का मुबारक नीलापन पिछले 40 बरसों में नहीं देखा,
जब से एक बिजली की चमक ने मेरे सिर से रोशनी जला दी। तुम बहुत सी चीजों के लिए अंधे रहे हो जो अच्छी और सुंदर है, लेकिन तुम बहुत सी चीजों से भी बचे हो जो दुखद और घिनौनी है। इसी घड़ी हमारी आंखों को उस चीज से झटका लगा है जो तुम्हें अछूता छोड़ती। लेकिन सेंट पॉल की कसम, हमें आगे बढ़ना होगा, नहीं तो हमारी कंपनी सोचेगी कि उन्होंने अपना कप्तान कुछ जल्दी ही खो दिया है। इस आदमी को मेरी थैली फेंको, एड्रिक्सन, और हम चले। एलेन पीछे रुककर लेडी लोरिंग की सलाह को याद किया और नाइट ने जो कुलीन उपहार इतनी आजादी से दिया था उसे घटाकर एक पेनी कर दिया, जिसे भिखारी ने बहुत से बुदबुदाए आशीर्वादों के साथ अपने बटुए में ठूंस लिया। फिर अपने घोड़े को एड़ लगाकर जवान स्क्वायर अपनी पूरी रफ्तार से अपने साथियों के पीछे सवार हुआ और उन्हें ठीक उस जगह जा पकड़ा जहां पेड़ समाप्त होकर बंजर में बदलते हैं और होर्डल का बिखरा गांव घुमावदार और गहरीली वाली पगडंडी के दोनों तरफ फैला है। कंपनी पहले ही गांव से लगभग पार हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही नाइट और उसके स्क्वायर उनके पास पहुंचे, उन्होंने एक कर्कश आवाज का शोर सुना, जिसके बाद तीरंदाजों की पंक्तियों से गहरी छाती की हंसी की गर्जना आई। एक और मिनट उन्हें पिछले पहरे तक ले आया, जहां हर आदमी अपनी दाढ़ी कंधे पर और चेहरा मस्ती से मुस्कान में विकृत लिए मार्च कर रहा था। कॉलम के बगल में एक बड़ा लाल बालों वाला धनुर्धर चल रहा था, उसके हाथ तर्क और प्रतिवाद में बाहर फेंके हुए, जबकि उसकी एड़ियों के ठीक पीछे पीछे एक छोटी झुर्रीदार औरत चल रही थी जो गालियों की तीखी बौछार कर रही थी। बीच बीच में उसकी छड़ी से एक धमाका जो उसके शरीर की पूरी ताकत से दिया जाता, हालांकि जो असर होता दिखता था उसके लिए वह जंगल के किसी पेड़ को पीट रही होती। मुझे भरोसा है, आइलवार्ड, कि इसका मतलब यह नहीं कि औरतों के साथ कोई हिंसा की गुरु है। अगर ऐसी बात हुई तो मैं तुमसे कहता हूँ कि वह आदमी फांसी पाएगा, चाहे वह सबसे अच्छा तीरंदाज हो जिसने कभी ब्रेसार्ट पहना। नहीं, मेरे न्यायप्रिय स्वामी, यह हिंसा है जो एक आदमी पर की जा रही है। वह हॉर्डल से आता है और यह उसकी माँ है जो उसका स्वागत करने आई है। तुम गंदे निकम्मे, वह चिल्ला रही थी, अपनी सांस की हर पकड़ के बीच एक धमाके के साथ। तुम कामचोर, बकबक करते बेढंगे लंबू निकम्मे। मैं तुझे सिखाऊंगी, मैं तुझे ठोंकूंगी। हाँ, अपने ईमान की सम। चुप रहो, माँ। मैं फ्रांस एक तीरंदाज के रूप में जाता हूँ मार देने और मार खाने। फ्रांस, क्या कहा? बूढ़ी दाई चिल्लाई। यही मेरे साथ रह और मैं तुझे गारंटी देती हूँ उन मारों से ज्यादा मार जितनी तुझे फ्रांस में मिलने की संभावना है। अगर मार ही तू ढूंढता है तो तुझे होर्डल से आगे जाने की जरूरत नहीं। अपने हत्थे की कसम, अच्छी दाई सच कहती है। यह तो उनका ही घर लगता है। तुझे क्या कहना है? तू साफ मुंडे चेहरे वाले बिजू का जोशीली दाई तीरंदाज पर पलटकर चिल्लाई। क्या मैं अपने बेटे से बात नहीं कर सकती कि तुझे अपनी जीभ चटकानी पड़े? एक सिपाही क्या कहा, और चेहरे पर एक भी बाल नहीं। मैंने एक बेहतर सिपाही देखा है, दूध पीता खाने को और लंगोट हथियार के तौर पर। उसके सामने डटे रहो, एलवर्ड, तीरंदाज चिल्लाए, हंसी के एक ताजा दौर में। उसे मत रोको, साथी। उसमें अपनी उम्र के हिसाब से सही जोश है और रोके जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे लिए यह दयालु और घर जैसा है, उसकी आवाज सुनना और महसूस करना कि वह मेरे पीछे है। लेकिन मुझे अब तुम्हें छोड़ना होगा, माँ, क्योंकि रास्ता तुम्हारे पैरों के लिए बहुत ऊबड़ खाबड़ है। लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक रेशमी गाउन लाऊंगा, अगर फ्रांस या स्पेन में एक भी हो, और मैं जिनी के लिए चांदी का एक पेनी लाऊंगा। तो तुम्हें अलविदा, और भगवान तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे। छोटी औरत को ऊपर उठाकर उसने उसे हल्के से अपने होठों तक उठाया और फिर से पंक्तियों में अपनी जगह लेकर हंसती कंपनी के साथ आगे मार्च किया।
यह हमेशा से उसका तरीका था। वह सर नाइजल से अपील करते हुए चिल्लाई, जिन्होंने अपना घोड़ा रोका और बड़ी शिष्टता से सुना। वह अपने ही रास्ते पर चलेगा, चाहे मैं उसे बदलने के लिए कुछ भी करूं। पहले उसे भिक्षु बनना था, सचमुच, और सब इसलिए कि एक लड़की इतनी समझदार थी कि उससे मुंह मोड़ लिया। फिर वह एक बदमाश टोली में शामिल हो गया और उसे जरूर जंगों में भटकना है, और मैं अकेली, जिसके पास न कोई आग जलाने को अगर मैं बाहर हूं, न गाय संभालने को अगर मैं घर हूं। फिर भी मैं उसकी अच्छी माँ रही हूं। दिन में 3 बेंत की छड़ियां मैंने उसके कंधों पर तोड़ी हैं, और वह उससे ज्यादा ध्यान नहीं देता जितना तुमने आज देखा। संदेह मत करना कि वह तुम्हारे पास सुरक्षित और समृद्ध वापस आएगा, मेरी सुंदर दाई। इस बीच मुझे दुख है कि चूंकि मैं पहले ही रास्ते में एक भिखारी को अपनी थैली दे चुका हूँ, मैं। नहीं मेरे स्वामी, मेरे पास अब भी कुछ पैसे बचे हैं। तो मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि इन्हें इस बहुत योग्य महिला को दे दो। वह बोलते हुए दुल की चाल से आगे बढ़ गया, जबकि एलेन ने 2 और पेंस देकर बूढ़ी दाई को होटल की सबसे दूर की झोंपड़ी के पास खड़ा छोड़ दिया। उसकी तीखी आवाज गालियों के बजाय आशीर्वादों में उठती। लाइमिंगटन फोर्ड तक पहुंचने से पहले 2 चौराहे थे, और हर एक पर सर नाइजल ने अपना घोड़ा रोका और कई उछालों और अदाओं के साथ इंतजार किया, अपनी गर्दन इधर-उधर तानकर देखने के लिए कि क्या किस्मत उन्हें कोई मौका भेजेगी। चौराहे, जैसा उन्होंने समझाया था, नाइटों की भाला प्रतियोगिताओं के लिए दुर्लभ स्थान रहे थे, और उनकी जवानी में किसी सवार के लिए ऐसे स्थान पर हफ्तों रुकना कोई असामान्य बात नहीं थी। सब आने वालों के साथ विनम्र वाद विवाद करते हुए अपनी तरक्की और अपनी महिला के बड़े सम्मान के लिए। लेकिन समय बदल गया था, और जंगल की पगडंडियां उनसे दूर सुनसान और खामोश मुड़ जाती थीं। न जंगी घोड़े की टाप, न कवच की झनकार जो किसी विरोधी के आने की घोषणा करती, ताकि सर नाइजल अपने रास्ते उदास सवार रहे। लाइमिंगटन नदी पर वे फोर्ड से छपाके मारते पार हुए और दूसरी तरफ घास के मैदानों में लेटकर रोटी और नमकीन मांस खाया जो वे बोझा ढोने वाले घोड़ों पर लादे थे। फिर इससे पहले कि सूरज आसमान की ढलान पर होता, वे फिर से चतुराई से बांध चुके थे और अपने रास्ते पर मस्ती से झूम रहे थे, 200 पैर 2 की तरह चलते। एक तीसरा चौराहा है जहां बोल्दरे से पगडंडी पिट्स द्वीप के पुराने मछुआरा गांव तक उतरती है। इस पगडंडी से जैसे ही वे इसके बराबर आए, 2 आदमी चलते थे, एक दूसरे से 1 या 2 कदम पीछे। सवार अपने घोड़े रोककर उन्हें देखने से खुद को रोक न सके, क्योंकि इससे अजीब जोड़ी कभी साथ यात्रा करते नहीं देखी गई थी। पहला एक बदसूरत मैला कुचैला आदमी था जिसकी आंखों में क्रूरता और चालाकी थी और उलझे लाल बालों का झटका, अपने हाथों में एक छोटा बिनरंगा क्रॉस लिए, जिसे वह ऊंचा पकड़ता ताकि सब उसे देख सकें। वह डर की आखिरी हद तक पहुंचा लगता था। उसका चेहरा मिट्टी के रंग का और उसके अंग ऐसे कांपते जैसे किसी को बुखार हो। उसके पीछे उसके पैर का अंगूठा हमेशा दूसरे की एड़ियों पर रगड़ता एक बहुत सख्त काली दाढ़ी वाला आदमी चलता था जिसकी नज़र कठोर और मुंह जमा हुआ था। वह अपने कंधे पर एक बड़ी गांठदार छड़ी लिए था जिसके सिरे पर 3 कंटीली कीलें जड़ी थीं, और समय समय पर वह इसे कापती बाह से हवा में घुमाता, जैसे वह अपने साथी का दिमाग चकनाचूर करने से बड़ी मुश्किल से खुद को रोक पाता। तो खामोशी में वे बोल्दरे से घास भरी पगडंडी पर शाखाओं के फैलाव के नीचे चलते रहे। सेंट पॉल की कसम, लेकिन यह एक बहुत अजीब नज़ारा है, और शायद इससे कोई बहुत जोखिम भरा और सम्मानजनक मौका निकल आए। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, एड्रिक्सन, कि उनके पास सवार होकर जाओ और उनसे इसका कारण पूछो। हालांकि उसके हिलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि दोनों तेजी से उनकी तरफ आए जब तक वे एक भाले की दूरी पर न थे,
तब क्रॉस वाला आदमी रास्ते के किनारे घास के एक गुच्छे पर गुस्से से बैठ गया, जबकि दूसरा उसके बगल में खड़ा रहा, अपनी बड़ी लाठी अब भी उसके सिर पर लटकाए। वह इतना तल्लीन था कि उसने अपनी आंखें न नाइट की तरफ उठाई न स्क्वायरों की तरफ, बल्कि उन्हें हमेशा अपने साथी पर एक बर्बर घूर के साथ जमाए रखा। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ दोस्त कि हमें सच्चाई से बताओ कि तुम कौन हो और तुम इस आदमी का इतनी कड़वी दुश्मनी से पीछा क्यों करते हो। जब तक मैं राजा के कानून की सीमा के भीतर हूँ, मैं नहीं देखता कि मुझे हर गुजरते राहगीर को क्यों हिसाब देना चाहिए। तुम कोई बहुत चतुर तर्क करने वाले नहीं हो भाई, क्योंकि अगर यह कानून के भीतर है कि तुम उसे अपनी लाठी से धमकाओ, तो यह मेरे लिए भी वैध है कि मैं तुम्हें अपनी तलवार से धमकाऊं। प्यारे क्राइस्ट के वास्ते मेरे न्यायप्रिय स्वामी, क्रॉस वाला एक चटकती आवाज में चिल्लाया, मेरी पेटी में 100 रोज नोबलों की एक थैली है और मैं इसे तुम्हें मुफ्त में दे दूंगा अगर तुम बस इस आदमी के शरीर में अपनी तलवार पार कर दो। क्या तुम गंदे बदमाश, क्या तुम सोचते हो कि एक सवार की बाह किसी फेरी वाले के माल की तरह खरीदी जा सकती है? सेंट पॉल की कसम, मुझे थोड़ा ही संदेह है कि इस भाई के पास तुमसे नफरत करने की कोई बहुत अच्छी वजह है। सचमुच मेरे न्यायप्रिय सर, तुम सच कहते हो, लाठी वाले ने कहा, जबकि दूसरा फिर से रास्ते के किनारे बैठ गया। क्योंकि यह आदमी पीटर पीटरसन है, एक बहुत कुख्यात चोर, सेंधमार और हत्यारा, जिसने कई सालों से विंचेस्टर के आसपास बहुत बुराई की है। अभी पिछले दिनों धन्य साइमन और जूड के पर्व पर उसने मेरे छोटे भाई विलियम को बियर फॉरेस्ट में मार डाला, जिसके लिए ग्लास्टनबरी के काले कांटे की सम। मैं उसके दिल का खून लूंगा, चाहे मैं धरती के दूसरे छोर तक उसके पीछे चलूं। लेकिन अगर सचमुच ऐसा है, तो ऐसा क्यों है कि तुम उसके साथ जंगल में इतनी दूर आए हो? क्योंकि मैं एक ईमानदार इंग्लिशमैन हूं और कानून से ज्यादा नहीं लूंगा। क्योंकि जब यह काम हुआ तब यह गंदा और नीच बदमाश सेंट क्रॉस में शरण के लिए भाग गया और मैं, जैसा तुम सोच सकते हो, सारे दल के साथ उसके पीछे। लेकिन प्रायर ने ऐसा आदेश दिया है कि जब तक वह इस क्रॉस को पकड़े रहता है, कोई आदमी चर्च के अभिशाप के बिना उस पर हाथ नहीं डाल सकता, जिसे स्वर्ग मुझसे और मेरों से दूर रखे। फिर भी अगर एक पल के लिए वह क्रॉस को अलग रखे, या अगर वह पिट्स द्वीप तक जाने में असफल रहे जहां आदेश है कि वह परदेसी भागों में जहाज पकड़े, या अगर वह पहला जहाज न ले, या अगर जहाज तैयार होने तक वह हर दिन अपनी कमर तक समुद्र में न चले, तो वह डाकू बन जाता है और मैं तुरंत उसका दिमाग चकनाचूर कर दूंगा। इस पर जमीन पर बैठा आदमी चूहे की तरह उस पर गुर्राया, जबकि दूसरे ने अपने दांत भींचे और अपनी लाठी हिलाई और उसकी आंखों में हत्या लिए उस पर नीचे देखा। नाइट और स्क्वायर ने बदमाश से बदला लेने वाले तक नजर दौड़ाई, लेकिन चूंकि यह एक ऐसा मामला था जिसे कोई ठीक नहीं कर सकता था, वे और नहीं रुके, बल्कि अपने रास्ते सवार हो गए। एलेन ने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि हत्यारे ने अपनी झोली से रोटी और पनीर निकाला था और चुपचाप चबा रहा था, सुरक्षा क्रॉस अब भी अपने सीने से चिपकाए, जबकि दूसरा, काला और विकराल, धूप में नहाई सड़क पर खड़ा था और अपनी काली छाया उस पर डाल रहा था।